नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड से मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा ननन पांडे आज फिर आप सबके साथ एक नए लेखक को लेकर आई हूँ उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनने के लिए। तो आज के हमारे जो अतिथि हैं हमारे साथ डॉक्टर नागेश पांडे सर, मंच पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मित्रों आभार आपका। मित्रों बहुत कम ऐसे लेखक होते हैं हिंदी बाल साहित्य में, बहुत कम ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी बाल साहित्य की समृद्ध परंपरा में न केवल लेखन ही किया है बल्कि एक पूरे साहित्यिक आंदोलन को दिशा दी है। डॉक्टर नागेश पांडे संजय ऐसा ही एक सम्मानित और सशक्त नाम है। वे उन विरल साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने सृजन, समीक्षा, संपादन, शोध और अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करते हुए हिंदी बाल साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पिछले 4 दशकों से सतत सक्रिय डॉक्टर नागेश पांडे संजय ने बाल मनोविज्ञान, सामाजिक संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और समकालीन जीवन के विविध पक्षों को अपनी रचनाओं में अत्यंत सहजता और प्रभावशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियां बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ संस्कार, विवेक और संवेदना भी प्रदान करती हैं। वहीं उनकी आलोचनात्मक कृतियां हिंदी बाल साहित्य के अध्ययन और मूल्यांकन के लिए मानक ग्रंथ के रूप में स्थापित हुई हैं। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे बालक मन की भाषा बोलती है। वे जानते हैं कि बच्चों के लिए लिखना सरल नहीं है बल्कि अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसी कारण उनकी रचनाओं में भाषा की सहजता, कथ्य की रोचकता, विचारों की प्रासंगिकता और प्रस्तुति की सरसता अद्भुत संतुलन के साथ दिखाई देती है। डॉक्टर नागेश पांडे का साहित्य केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, वह शिक्षकों, अभिभावकों, शोधार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं के संपादन, स्तंभ लेखन तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहभागिता के माध्यम से बाल साहित्य को व्यापक पहचान दिलाई है। तो चलिए अब मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराती हूँ और मैं मंच पर पुनः स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी का। सर, मंच आपका है। और साथ ही मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ हमारे फेसबुक से जुड़े हुए, हमारे जूम और यूट्यूब से जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर प्रणाम। प्रणाम। आपके ही स्वर में स्वर मिलाते हुए मैं भी सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिस तरह से आत्मीयता से और जिन शब्दों से आपने मुझे आमंत्रित किया है, तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूंगा। कि आपने इतनी अधिकतम प्रशंसा मेरी कर दी है कि सच मेरी बोलती बंद कर दी है। मैं तो स्वयं को, देखिए आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है। और मैं स्वयं को बाल साहित्य का मजदूर ही मानता हूँ। हमारे जो इंजीनियर हैं वो अमीर खुसरो जी हैं, विष्णु शर्मा जी हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। ये सब हमारे इंजीनियर हैं जिन्होंने स्वप्न देखा था, कभी एक मानचित्र बनाया होगा, एक खाका खींचा होगा, तो उसी खाके पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और उसी में मैं भी लगा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। और ये मजदूरी किसी आकांक्षा से नहीं है, एक तर्पण की भावना से है कि जो उन्होंने स्वप्न देखे थे वो मैं साकार कर सकूं, अपना यत्किंचित योगदान दे सकूं। बस इतना भर ही है और कुछ विशेष नहीं है। ये आपकी दृष्टि है, आपकी गुणग्राहकता है। मैं तो यही कहूंगा कि आपने इतनी प्रशंसा मेरी कर दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ आपको इसके लिए। बहुत बहुत आत्मीय आभार सर आपका। हमारे मंच पर जो अतिथि आते हैं, हमारे दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा रहती है उन्हें जानने की, उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानने की। तो उन्हीं की ओर से जो पहला पहला जिज्ञासा भरा प्रश्न है हमारे दर्शकों का, वे जानना चाहते हैं कि हिंदी बाल साहित्य की ओर आपका रुझान कैसे बढ़ा, या इसके पीछे कोई प्रेरणा रही या कोई विशेष कारण रहा था। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, मंच आपका है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। और वास्तव में बाल साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी तत्व अपेक्षित हैं, मैं उन सारे तत्वों से गुजरा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। कहते हैं कि बाल साहित्य अखबारों के माध्यम से आगे बढ़ता है,
बाल साहित्य माता पिता के माध्यम से आगे बढ़ता है, बाल साहित्य शिक्षकों के माध्यम से आगे बढ़ता है। संयोग से वही अखबार मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं, मेरे माता पिता मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। एक यात्रा में जब मैं 9 वर्ष का था, मेरे पिताजी ने मुझे एक बाल पत्रिका दिलाई थी, बालक, रामवृक्ष बेनीपुरी जी जिसके संपादक रहे, बहुत चर्चित पत्रिका बाल साहित्य की। वो पत्रिका जब मैंने पढ़ी और उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों के चित्र देखे, उनकी कविताएं पहेलियां देखी, उनके नाम देखे, तो ये कहीं न कहीं एक कीड़ा मेरे दिमाग में बैठ गया कि मेरा भी फ़ोटो छपना चाहिए, मेरी भी रचनाएँ छपनी चाहिए। और कहीं न कहीं लिखने की प्रेरणा भी वहीं से जाग उठी थी मेरे मन में। वो बालक पत्रिका तो मुझे फिर नहीं मिली, लेकिन बाद में नंदन मिली, बाल भारती मिली। अखबारों को देखा मैंने, अखबारों में बच्चों के चित्र छपते थे, प्रतियोगिताएँ होती थीं। तो मैंने बस तुकबंदियाँ करना शुरू कर दिया था, अखबारों में भेजना शुरू कर दिया। कभी शोध भाग में द्वितीय पुरस्कार मिल गया, कभी प्रथम पुरस्कार मिल गया, 11 रुपए, कभी 21 रुपए। सबसे पहले नंदन से पुरस्कार मिला था मुझे, नंदन से 15 अरे रुपए आए थे। और माता पिता ने, बल्कि परिवार के अनेक सदस्यों ने कहा था लड़का तो कमाऊ पूत हो गया। मेरी कोई विशेष अवस्था नहीं थी उस समय, मात्र बहुत अल्प वय में मैंने वो पुरस्कार पाया था। तो इस प्रकार से मैं बाल साहित्य के क्षेत्र में आया। और मैं आज, मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन मैं पल पल उनको याद करता हूँ, उनकी मैं प्रेरणा को याद करता हूँ, उनके प्रोत्साहन को याद करता हूँ कि अगर वो मुझे बाल पत्रिका लाकर ना देते या मुझे डांट देते, मुझे मना कर देते, तो शायद आज बाल साहित्य में जो सम्मान आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरे साथियों से प्राप्त होता है, पाठकों से प्राप्त होता है, समीक्षकों से प्राप्त होता है, वो कदाचित प्राप्त नहीं होता। ये पल पल में उनका आशीर्वाद है। हर महीने नंदन समय से 16 तारीख को नंदन आती थी, मेरे पिताजी लाकर देते थे मुझे, बाल भारती लाकर देते थे। जब पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा मैं, बहुत खुश होते थे। और यहाँ तक कि अभी भी, दिवंगत होने से पूर्व भी उनकी जिज्ञासा रहती थी, अब तुम्हारा नया क्या लिखा, क्या नया आ रहा है। मुझे पुरस्कार मिला सबसे पहले, मैं जब 1991 में मैंने पहली यात्रा की थी, जीवन की पहली यात्रा, ट्रेन की यात्रा। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति कला परिषद में मुझे बुलाया गया था, कुंभ हुआ था, महाकुंभ नजीबाबाद में। अनेक देशों के रचनाकार उसमें आए थे, पोलैंड से मारिया चिस्तोब्रिस्की और अनेक अनेक रचनाकार, विद्वान आए थे। वो यात्रा मैंने पहली बार की थी और 17 वर्ष की मेरी अवस्था थी उस समय। मैं सोचता हूँ कि पिताजी ने मना कर दिया होता अगर कि नहीं नहीं घर बैठो, तो कहाँ ये संभव था। ऐसे ही 19 वर्ष की अवस्था मेरी पहली पुस्तक आ गई थी, नेहा ने माफी मांगी। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी ने उसकी भूमिका लिखी थी, श्री प्रसाद जी ने आशीर्वाद दिया था। वो पुस्तक लेखन के पीछे भी निश्चित रूप से उन्हीं का ही प्रोत्साहन था। तो वास्तव में माता पिता का प्रोत्साहन, शिक्षकों का प्रोत्साहन, और कहीं कहीं अखबारों में वो मांझने की कला, मैं उन संपादकों को भी याद करना चाहता हूँ, प्रेरणा स्रोत के रूप में याद करना चाहता हूँ लल्ला जी को, याद करना चाहता हूँ भारती जी को, याद करना चाहता हूँ नरेंद्र निर्मल जी को, याद करना चाहता हूँ राष्ट्रवंत जी को, अनेक अन्य रचनाकारों को जो कि संपादक भी थे और विषय के विशेषज्ञ भी थे। हमारी कविताएं जाती थी, कहानियां जाती थी, वो छपती तो थी, 1988 में छप गए, 89 में छप गए, बाल भारती में छप गए। और लेकिन वो बताते थे बाद में वो कि ये मत सोचना कि लीड पत्रिका में छप गए हो, रचना बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कहीं कमी है, इसको सुधारो, इसको दूर करो। तो मिलता था अपने बड़े साहित्यकारों से। हमारे शाहजहांपुर में हृदयेश जी थे, उनके घर जाया करता था, जब भी गया उनको टाइप करते हुए देखता था। एक बार मैंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया था, परेशानी जनक। मैं पत्रिका का नाम नहीं लेता, लेकिन वो एक अच्छी पत्रिका थी, भारत देश की प्रतिष्ठित बाल पत्रिका, वहां वो मेरी कहानी छपी थी। हृदय जी ने कहा मुझसे कि बेटे ये क्या है, परेशानी जनक, परेशानी उर्दू का शब्द है, जनक हिंदी का प्रत्यय है, इन चीजों पे ध्यान दो, भाषा पे ध्यान दो, खूब पढ़ो। तो वास्तव में ये सभी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। एक लंबी सूची है, दत्तात्रेय के बहुत सारे गुरु थे, मेरे भी बहुत सारे गुरु हैं। मैं उस सूची का नाम लूंगा, मैं समझता हूँ कि आयोजन समाप्त होने को तो आ जाएगा, लेकिन वो नाम मैं नहीं ले सकता। बस मैं बार बार स्मरण करता हूँ उन पितरों को, उन पूर्वजों को। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और हमारे साथ हिंदी की गूंज के संस्थापक आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी भी जुड़ गए हैं। आपको सादर प्रणाम मेरे बड़े प्रेषित भाई, कर रहे हैं। मेरे नरेंद्र बड़े जी भाई हैं। हिंदी के लिए बहुत जी, जी और जी हिंदी जी हिंदी के लिए बहुत प्रयासरत हैं और बहुत जी। मतलब कैसे कहें कि बहुत समर्पित हैं हिंदी के लिए नरेंद्र जी। जी, निश्चित सर रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप ठीक से। कहा। और जी आपकी बात से, हाँ, आपकी बात से हमें भी और बाकी अभिभावकों को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस जिस तरह से आपके पिताजी ने आपको प्रेरित किया और बाल पुस्तक आपको लाके दी, और जिससे आपका बाल मन जो है एक छोटे लेखक की तरह लेखक में बदल गई, तो उसी तरह वर्तमान पीढ़ी में भी यदि माँ बाप
बच्चों को पुस्तकें लाके दे और बाल जी, साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। बच्चों का मानसिक अवसाद भी कम होगा और उन्हें एक अच्छा साथी भी मिलेगा बाल निश्चित रूप पुस्तकों से। से। तो ये जी, तो बहुत अच्छी बात है सर। और आप आज भी अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, वो भी स्तुत्य है। आप अभी तक आपने याद रखा है। अ, पिछले 4 दशकों से सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पिछले 4 दशकों से आपकी साहित्यिक यात्रा में सबसे बड़ी चुनौतियाँ और उपलब्धियाँ क्या रहीं? चुनौतियों थोड़ा को तो कभी मैंने मैंने कभी किसी चुनौती को माना ही नहीं, मुझे चुनौती लगी ही नहीं। सच बात तो ये है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं संसार में, सकारात्मक चीजें भी होती हैं, नकारात्मक भी होती हैं। नकारात्मक चीजें भी प्रेरणा देती हैं। कहते नहीं वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। नाव, सही है कि अगर धाराएं नहीं होंगी, वेग नहीं होगा, या धाराएं वेग हैं, प्रतिकूलताएं हैं, तो नाव को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। लेकिन वो नहीं हो जी, तो नाव का अस्तित्व भी क्या रह जाएगा। वो वेग ही तो है जो उसे आगे बढ़ाता है। तो इसलिए चुनौतियों की तो बात मैं कतई नहीं करता। हाँ, उपलब्धियां अवश्य, उनके लिए मैं ऋणी हूं। मैं प्रयोग करता रहा, बाल साहित्य को पढ़ता रहा, एक लेखक से अधिक बाल साहित्य के पाठक के रूप में मैंने अपना जुड़ाव महसूस किया। और शायद वो पाठक होना ही, उसने मुझे शोध से जोड़ा, अनुसंधान से जोड़ा। पीएचडी तो बहुत पहले पा गया, लेकिन आज भी शोधार्थी ही मानता हूँ स्वयं को। आज भी खोजता रहता हूँ। और जब खोजता हूँ, पढ़ता हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत कुछ है जो नहीं किया गया, बहुत कुछ है जो किया जाना चाहिए। उससे मुझे संभावनाएं मिलती हैं, कार्य करने की दिशाएं मिलती हैं। जैसे मैंने बहुत पहले 2004 में 3 में कार्य शुरू किया था, किशोरों की श्रेष्ठ कहानियां। मुझे लगा कि किशोरों की कहानियां नहीं लिखी गई, अलग से नहीं लिखी गई, या जो लिखा गया वो गड्ढमड है। ऐसे ही मैंने देखा कि बालिकाओं के लिए अलग से नहीं लिखा जा रहा, तो बालिकाओं की श्रेष्ठ कहानियां, ये काम मैंने किया, स्वयं भी लिखा मैंने और लिखवाया मित्रों से। मित्रों ने स्वीकार भी किया इस चीज को कि अरे, मैंने कभी सोचे नहीं इसकी, इस प्रकार से अलग से भी काम हो सकता है। हम ये तो कह देते हैं कि बाल साहित्य बच्चे नहीं पढ़ते। मैंने गांव में कार्यक्रम किए। 1990 में एक संस्था बनाई थी हम लोगों ने, बाल साहित्य प्रसार संस्थान, और राष्ट्रमोहन जी के कहने से बनाई थी। उन्होंने एक संपादकीय लिखा था 1990 में बाल साहित्य समीक्षा में, और उसमें मधु नाचकेकर महाराष्ट्र के थे, उनका उल्लेख किया था, मेरा भी उल्लेख किया था कि इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। हम लोग गांव गांव जाते थे, गांव गांव में बच्चों के बीच कार्यक्रम करते थे। रोहितास अस्थाना जी, राष्ट्रबंधु जी, सलभ जी, कितने सारे रचनाकार, इनको हम लोग गांव में ले गए हैं और ट्राली ट्रैक्टर पर बिठा के ले गए हैं, बैलगाड़ी में अरे बिठा वाह! के ले गए हैं। और उन बच्चों ने इतने चाव से कविताएं सुनी, रचनाएं सुनी, यहाँ तक कि वो गलियों में खड़े हो गए लेकर फूल, अतिथियों का स्वागत है, स्वागत है। तो मुझे लगा कि हम व्यर्थ में ही परेशान हैं कि बच्चे बाल साहित्य नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं उनको मिल नहीं रहा है। ग्रामीण परिवेश की बाल कहानियां, एक काम भी मैंने किया, गांव के बच्चों के लिए अलग से मैंने कहानियां लिखी। और सच बात ये भी है बहन जी कि हम शहर में रहकर गांव के बच्चों की अनुभूतियों को नहीं समझ सकते। बात ये भी नहीं है, हम शहर के बच्चों की भी नहीं समझ सकते। हमें जुड़ना होगा उनसे। ये जुड़ाव पहले है, ये संवाद पहले है। एक प्रयोग और भी किया था मैंने, इंद्रधनुषी बाल कहानियां। और बाल कहानियों के जितने भी रूप हैं, कहने को तो हम शोध में तो बोल देते हैं, शिशु कहानी है, बाल कहानी है, किशोर कहानी है, रचनागत कहानी है, प्रयोजनगत कहानी है, आत्मकथा शैली की कहानी है, संस्मरण शैली की कहानी है, स्वप्न शैली की कहानी है, चंपू शैली की कहानी है, वगैरह वगैरह, एक लंबी सूची। लेकिन उन कहानियों का स्वरूप क्या है? वो डायरी शैली की कहानी कैसी है, अच्छी कहानी किसने लिखी है, संस्मरण शैली कहानी किसकी है, ये सब बताने के लिए, जताने के लिए मैंने ये प्रयोग किया था कि जितनी भी शैली, जितने भी रूपों की कहानियां हैं, वो मैंने इन धनुषी बाल कहानियों में संपादित की थी। ये मेरी अपनी कहानियां नहीं है, जिन्होंने काम किया उन सबको संकलित किया मैंने। और मैंने पाया कि क्या प्रयोग हुआ है बाल साहित्य में, क्या संभावनाएं हुई हैं। हम लोग तो ऋणी हैं। मुझे आश्चर्य होता है, और आश्चर्य हुआ कि जब हम ये कह देते हैं कि हमारा बाल साहित्य वो 20वीं सदी का है, उससे पहले लिखा ही नहीं गया। मैंने एक पुस्तक, श्रेष्ठ बाल पहेलियां हैं, अमीर खुसरो को संपादित किया था, मैंने समर्पित किया था इसे। और अमीर खुसरो से ही शुरुआत की थी मैंने संकलन की। इनकी रचनाएं हैं, एक पहेली मैं कहूं, सुन ले मेरे पूत, बांध गले में उड़ गई 100 गज लंबा सूत, हरी थी मन भरी थी, दादाजी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। ये देखिए, खड़ी बोली का विशुद्ध साहित्य है। और जब वो खड़ी बोली का विशुद्ध साहित्य हमें आदिकाल में मिल रहा है, तो हम अपने बाल साहित्य की सीमा रेखा को छोटा क्यों कर रहे हैं? हम सोचते क्यों नहीं, हम खंगालते क्यों नहीं? जयप्रकाश भाटी जी ने
जटमल की कहानी, गोरा बादल की कथा, उसको बाल साहित्य की पहली कहानी माना। देवेंद्र कुमार जी पिछले दिनों नहीं रहे, उनकी कितनी रचनाएं उन्होंने अनुवाद के माध्यम से, नंदन के माध्यम से उपलब्ध कराई, और विभिन्न भाषाओं की कहानियां, विभिन्न क्षेत्रों की कहानियां, विभिन्न परिवेशों की कहानियां, और उससे लगता है कि वहां बाल साहित्य है। ये ठीक है कि स्वतंत्र रूप से बाल साहित्य नहीं लिखा जा रहा था, लेकिन लिखा भी जा रहा होगा तो क्या हमें जानकारी है? क्या हमने खंगालने की कोशिश की है? हम सहज उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह आकलन कर लेते हैं कि क्या किया गया। मैं यही तो एक चुनौती है, और ये चुनौती मैंने स्वीकार की। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ नया मिले, और नया मिलता भी रहता है। पिछले दिनों मुझे सीताराम गुप्त जी, एक बहुत अच्छे बाल साहित्यकार, बहुत अच्छे बाल साहित्यकार, एक सेठ जी थे कंजूस, नाम पड़ गया मक्खी चूस पड़े बीमार, दवा मंगाई मगर उधार, बिल जो देखा रुपए चार, फिर चढ़ाया उन्हें बुखार। इसलिए अच्छी अच्छी कविताएं लिखने वाले, और आश्चर्य करेंगी बहन जी कि उनकी कोई पुस्तक नहीं छपी थी। राष्ट्रवन जी ने जब प्रयास किया, उन्होंने बहुत सारे प्रकाशकों से कहा, तब उनकी पुस्तकें छपी। अन्यथा वो लिख रहे थे, लंबे समय से लिखा, यदि होता पहियों वाला घर, हमें घुमाए फिरता दिन भर, ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी। कल्पना की बेजोड़ रचनाएं, लेकिन आत्म प्रचार से दूर रहे, जैसा कांक्षा से दूर रहे। संयोग से उनका सारा साहित्य, प्रभात गुप्त जी उनके पुत्र हैं, जयपुर में रहते हैं, और मेरा सीताराम जी से बड़ा संबंध था, उनके घर खूब जाया करता था, मिलता था। उन्होंने वो भेजा मुझे, जब भेजा तो मैंने उनका साहित्य देखा, उसी में मुझे एक पत्रिका मिली, और मुझे आश्चर्य हुआ कि 1974 में एक स्मारिका निकलती है अखिल भारतीय बाल साहित्यकार परिषद की, और उसमें एक बाल साहित्य समीक्षा पत्रिका की विज्ञप्ति है कि वो पत्रिका 1974 से छपेगी। और मुझे आश्चर्य भी होता है कि उसके बाद जो भी ग्रंथ लिखे गए, विभिन्न आलेख लिखे गए, कहीं भी उसका उल्लेख नहीं किया गया। ये जरूरी है। हम क्यों ये मान लेते हैं कि जो सहज उपलब्ध है वही आधार है? हमें खंगालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे। अगर हम कृष्णविनायक फड़के जी को याद करते हैं, तो हमें कृष्णविनायक फड़के के नाम पर पुरस्कार तो पा रहे हैं लोग, लेकिन फड़के जी का योगदान क्या है? उनका चित्र खोजते हैं। संयोग से बाल साहित्य धरोहर लिख रहा हूँ आजकल मैं देवपुत्र में। मैंने बहुत सारे लेखों के चित्र खोजे, उनके हस्ताक्षर खोजे, उनकी हस्तलिपियां खोजी, और इस बहाने मुझे बहुत सारी सामग्री मिली। इतना अद्भुत साहित्य मिला कि हमें लगा कि परंपरा के पीछे भी एक परंपरा है। हम कामता प्रसाद गुरु को तो याद करते हैं, उनकी छड़ी हमारी कविता को भी जिसको देखिए वही उसका उल्लेख कर रहा है। उन्होंने इतना लिखा, विपुल साहित्य लिखा कि अचरज में पड़ गया। कृष्ण विनायक फड़के को जब पढ़ा, और जब ये जाना कि कामता प्रसाद गुरु जी के शिष्य थे, सुधा पत्रिका में उनका आलेख छपा था, जहूर बख्श जी का आलेख, बाल साहित्य का निर्माण 1928 में छपा था वो, सुधा पत्रिका में। क्या 1928 के बाद बाल साहित्य का चिंतन अवरुद्ध हो गया? क्या उसके बाद बाल साहित्य को लेकर किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने विचार ही नहीं किया? एक लंबा कालखंड हम उसको रिक्त में छोड़ रहे हैं कि आगे काम ही नहीं हुआ, उसके बाद 1946 में काम हुआ। नहीं, काम हुआ है। मैं वाङ्मय को सराहना करता हूँ, वाङ्मय के संपादक की सराहना करना चाहता हूँ, जिन्होंने उस आलेख को खोजा और वाङ्मय में छापा। मैं भी उनकी ग्रंथावली जबलपुर गया था, वहां जाकर मैंने देखा, सारे मैंने फोटोग्राफ वहां पर खींचे, तो मुझे लगा कितना काम हुआ है। सरस्वती पत्रिका को देखा, 1932 में हरिवंश राय बच्चन की लोककथा, लघुबाल कहानी छपी है वहां पे, चुन्नी मुन्नी। हम क्यों नहीं खोजते हैं? हम क्यों नहीं प्रयास करते हैं? हम क्यों नींव के पत्थरों को छोड़कर केवल शिखरों को आराधन करने में लगे हुए हैं? ये चिंता का विषय है। तो इसे मैं चुनौती मानता हूं। मैं अपने लिए कोई चुनौती नहीं मानता हूं। मैंने कितनी प्रगति की, मैंने कितनी उपलब्धियां पाई, मैंने जो कुछ भी किया इसी भाव से किया कि बाल साहित्य जिनके लिए ऋणी है, और मैं भी जिनके लिए ऋणी हूं, उनको मैं सर झुका सकूं और उनको मैं तर्पण कर सकूं इस माध्यम से। बहुत सुंदर सर। कुछ लेखकों का जो आपने नाम लिया, मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने भी बाल साहित्य लिखा है। जैसे आपने बच्चन जी का नाम लिया, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि जी, उन्होंने बाल कहानियां भी लिखी हैं। तो बाल इस कहानियां भी तरीके लिखी का हैं जी। वातावरण, हाँ। और जी, मुझे लगता है कि विद्यालय के अलावा स्कूलों में भी इस तरीके का वातावरण होना चाहिए कि जो परंपरा चली आ रही है, शुरू से जी, लेके अंत तक बच्चों को, अंत तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, जी, जी, इतिहास से लेके वर्तमान तक उनको परिचित कराया जाए। तो इस जी। बीच में हमारे साथ वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, क्या बात और है! बहुत और आपके हाँ, लिए हाँ। लिख रहे हैं कि बहुत सार्थक संवाद है, और दस्तावेजी दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। वरिष्ठ बाल साहित्यकार और साहित्यकार आदरणीय विमला रस्तोगी दीदी भी जुड़ गई हैं हमारे जी, साथ। जी, जी, हमारी और आप जी, सबको बाल साहित्य के विषय में आपने इतना सब कुछ
सुनाया, बताया, उसके लिए आपको साधुवाद दे रही हैं और नहीं, इस हमारी बड़ी अवसर बहन से है, प्रभा दीदी है जी हमारी। हमारे जी, जी। जी हाँ, मैं दीदी ही कहती हूँ उनको। और सिराज अहमद जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे बहुत युवा अच्छा बाल काम कर रहे हैं। साहित्यकार हैं जी। और उनके 2 पुत्र भी होनहार हैं, बहुत बढ़िया। वो बहुत बाल बढ़िया साहित्य कविताएँ को करते आगे हैं बढ़ाने और में सिराज भाई का बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उनका बच्चा आप देखिए कितनी अच्छी बाल कविताएँ गाता है, प्रस्तुत करता है। ये प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे रचनाकारों ही को भी और उन्होंने अभिभावकों को भी। जी, बिल्कुल, जैसे सुजात भाई इस समय कर रहे हैं, असलियत में सभी को करना चाहिए और उनको देखकर हमें जी, लगता है कि बाल साहित्य का भविष्य अंधकार में नहीं जी। है, क्योंकि वो निश्चित रूप से, वर्तमान है निश्चित और रूप उन्होंने अपने बच्चों को भविष्य के रूप में तैयार कर लिया है। तो सुजात भाई को बिल्कुल। बहुत-बहुत आभार करती हूँ मैं। दूसरे हमारे जो दर्शक जाने हैं सर, वो ये जानना चाहते हैं कि जब आप बच्चों के लिए लिखते हैं, क्योंकि बाल साहित्य लेखन जो है वो बहुत अलग है। जो हम जी, व्यस्क लेखन लिखते हैं या संस्मरण लिखते हैं या कहानियाँ लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, लेकिन जब हम बाल साहित्य लिखते हैं तो उसमें वो एक तरह से बहुत चुनौती भरा होता है, क्योंकि उसके लिए जी, आपको वैसी मानसिकता, भाषा शैली और वैसे वातावरण की भी और वैसे हृदय की ज़रूरत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप बाल साहित्य लेखन करते हैं सर, तो आप किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं? हमारे दर्शक आपसे जी, जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से। जी, जी। मेरी मान्यता ये है कि बाल साहित्य लिखा नहीं जाता है, बाल साहित्य लिख जाता है। और लिख तब जाता है जब कहीं-कहीं बच्चे हम उनसे जुड़ते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ते हैं। ये कहा भी गया, मैंने लिखा भी था, एक संकलन मैंने अपने शाहजहांपुर के रचनाकारों का संपादित किया था 1998 में, न्यारे गीत हमारे के नाम से। वहां मैंने लिखा था कि बाल साहित्य जबरदस्त होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। और स्वयं ये जो प्रश्न है आपका, इसके उत्तर के रूप में मैंने एक कविता लिखी थी। मैं जब लिखता था, मुझसे पूछते थे लोग, ये कैसे बनती है कविता? बाल कविता कैसे बन जाती है? कई बार सर प्रश्न यही आता है, बाल कहानी कैसे? दर्शक भी सुनना चाहेंगे, हमारे जी, जी, दर्शक भी कि सुनना बाल का चाहेंगे आपकी कविता। जी। जी, जी। तो उस कविता में दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हैं कि बाल कविता कैसे बने, कैसे लिखी जाती है या कैसे मैं लिख लेता हूँ और कैसे बनाई जाती है बाल कविता। मैं ये मानता हूँ बहन जी एक चीज़, कि हम ये तो कह सकते हैं कि हलवा कैसे बनता है। उसके लिए हमें चीनी चाहिए, सूजी चाहिए, घी चाहिए, मेवा चाहिए, हलवा बन जाएगा। लेकिन अगर हम कविता के लिए कहेंगे कि रस चाहिए, छंद चाहिए, अलंकार चाहिए, भाषा चाहिए, प्रतीक चाहिए, बिंब चाहिए, तो ये हर शिक्षक के पास है। हर हिंदी के अध्यापक के पास ये सारी सामग्री है, प्रोफेसर्स के पास ये सामग्री है, उसके बाद और भी अधिक सामग्री है। लेकिन फिर भी वो बाल कविता लिख नहीं पाता है, क्योंकि बाल कविता वही है जो बच्चों के ओठों से दोस्ती कर ले। और ये संभव तभी होता है जब हम डूब के लिखें, जब हम उसके मन में उतर के लिखें। मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया था कि कविता कैसे बनती है, कैसे बन गई कविता, कि भालू देखा, बंदर देखा, बन गई कविता। मैंने चिड़िया घर को देखा, बन गई कविता। पापा लड्डू पेड़ा लाए, बन गई कविता। रसगुल्ले जब छक्कर खाए, बन गई कविता। दादी जी ने कही कहानी, बन गई कविता। बाहर देखे राजा रानी, बन गई कविता। और लिखना सीखा मैंने जब से, बन गई कविता। और फिर भी सभी पूछते कैसे, बन गई कविता। ऐसे कविता बनती है। मैं तो देखता हूँ कई बार। और से एक कविता मैंने लिखी थी, चू चू दू चू बोल चिरोटे चू चू दू चू बोल। ये सब कविताएं बच्चों के साथ उनसे खेलते कूदते हुए बनी है। मेरी एक भांजी, छोटी सी भांजी थी, फिर मामा मामा पेट में चूहे कूद रहे हैं, और तब तक चूहा आ गया दौड़ता हुआ। मैंने कहा देखो, क्या चूहे के पेट में भी चूहे कूद रहे हैं? हाँ, चूहे के पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। और बन गई एक कहानी, चूहे के पेट में चूहे कूदे। मेरी एक भतीजी रोज अरे कापी खो के आती थी, रोज कापी खो के आती थी स्कूल से, और पीटी जाती थी उसके बाद। पापा उसके बोलते थे, मेरे बड़े भाई साहब, कि पंखे में उल्टा लटका दूंगा। और ये मैंने लकुथा, मेरे पुस्तक आई थी बाल लकुथाओं की, दीदी का निर्णय के नाम से आई थी। इसमें विशुद्ध रूप से बाल जी। लकुथाएं हैं, सारी बाल लकुथाएं। 1998 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसमें ये लकुथा मैंने ली है। खाली सारांश आपको बता रहा हूँ कि रोज आती थी और मैं देखता था इस चीज को, कि आती, रोज गिराई डांटी जाती है, रोज पीटी जाती है, रोज धमकाई जाती है। पंखे में उल्टा लटका दूंगा, अब की काफी खो के आई। एक दिन आई बहुत खुश, पापा पापा, आज मैंने काफी नहीं खोई। पापा खुश, मम्मी खुश, पूरा घर खुश। वाह, कितनी अच्छी हो गई बिटिया, बहुत बढ़िया। उसे गोद में उठा लिया,
तो धीरे से कहती है, आज मैंने किताब खोई है। ये है। तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ। बहुत मैं बढ़िया। कभी उद्देश्य बना के नहीं लिखता। मुझे लगता है कि बच्चों से बातें की, बच्चों से संवाद किया, कुछ नया उनसे मिल गया, प्रयोग करता रहता हूँ इस प्रकार से। एक बार मैंने कहानी भी लिखी थी, लेकिन अब उसकी चर्चा विशद कहानी है, नेहा की दीदी। वो ऐसी ही 2 बच्चियों की कहानी थी। इसमें एक बच्ची छोटी है, एक बच्ची किशोर है, उसकी शादी होने जा रही है। कहाँ तो दोनों लड़ती रहती थी, और जब वो देख रही है कि वो जाने वाली है, तो इतनी मार्मिक वो कहानी है। मैं डालूंगा उसको फेसबुक पे, साथीगण पढ़ लेंगे। ऐसे अभी मैं चेन्नई गया तो मेरे साथ जिनकी सीट थी वो तो कि चेन्नई के थे, और तमिल उनको आती थी। बड़क्कम किया तो चर्चाएं शुरू हो गई, हिंदी आती थी उनको, संवाद होने लगा। तो उसी ट्रेन यात्रा में मैंने कहानी लिखी, होली बाल तुक्कल। बाल तुक्कल यानी मुबारक, तो होली मुबारक। बहुत सारे संवाद उनसे पूछे, अन्न पंद्रंगा किसे कहेंगे, आपका निरंगल किसे कहेंगे, या धन्यवाद देंगे तो नांद्री बोलेंगे, वगैरह वगैरह। और एक कहानी तैयार हो गई। तो मुझे लगता है कि संवाद के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से और जुड़ाव के माध्यम से, मैं शिशु संघेश जी को याद करना चाहता हूँ। मुझे इंदौर में मिले थे, 1996 में एक कार्यक्रम हुआ था, अखिल भारतीय बाल साहित्य का सम्मेलन। वो कहते थे, उनको हर कोई घेरे बैठा था, इसलिए घेरे हुए था उनको कि वो कर्नाटक से आए हुए हैं, कन्नड़ में अनुवाद कर देंगे। उन्होंने बड़ी सी बात कही थी, मार्मिक बात, कि हर कोई ये चाहता है कि मेरा साहित्य अन्य भाषाओं में पहुंच जाए, लेकिन क्या हम नहीं चाहते हैं? हमारे लिए आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा था उनसे, दादा हमें भाषानुवाद नहीं आता, मैं आपकी कन्नड़ नहीं जानता, लेकिन आप कहे तो मैं भावानुवाद कर सकता हूँ। और वास्तव में जब उनकी रचनाओं के बारे में मैंने चर्चा की, मैं दीदी सच कहता हूँ बहन जी कि मैं विस्मित रह गया, मैं चकित रह गया, और कहीं न कहीं लज्जा भी महसूस की कि क्या लिखा जा रहा है हमारे हिंदी में। केवल होली आई, दिवाली आई, जाड़ा आया, गर्मी आई। बाल कविता के निर्माण को इतना सहज मान लिया हम लोगों ने कि कुछ भी अनाप शनाप, और शब्दों का कोई कोई प्रवाह भी नहीं, उसमें कोई लय भी नहीं, कोई छंद भी नहीं। उनकी कविता का भाव, वो मैंने अनुवाद किया था, एक मैंने संपादन किया था 1995 में, बाल साहित्य सृजन, शोध एवं आलोचना विशेषांक, तीनों को मैंने समाहित किया था। इसमें सृजन भी है, शोध भी है, आलोचना भी है। मैंने उनकी कई रचनाओं का अनुवाद किया, भावानुवाद किया। उसमें एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, बगुले को देखता है, और बगुले को देख को कहता है, बगुले भाई एक टांग से खड़े हुए हो, कहो कला किससे ये पाई। मैं जब विद्यालय जाता हूँ, सच पूछो तो थक जाता हूँ, सीट नहीं जब बस में मिलती, पीड़ा मुझे बहुत है होती, ऐसा कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका भाव ये था कि एक टांग से जो खड़ा हुआ है वो कहता है, मुझको भी ये कला सिखा दो, मानूंगा उपकार तुम्हारा, मानूंगा आभार तुम्हारा। क्या बढ़िया सी रचना कि हम एक नई सोच के साथ। मुझे जल्ल बल्ली पप्पा, बहुत अच्छे रचनाकार, तमिल के रचनाकार। क्या प्यारी कविता कि समुद्र में नमक है, किसी से मत कहना, जंगल में लकड़ी है, किसी से मत कहना। और किसी से मत कहना कहते कहते वो लास्ट में कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा था वो भी किसी से मत कहना। और इस बहाने बच्चा आनंद उठाता वाह। है, नई से नई चीजें सीख भी रहा है बच्चा। हाँ में मिला रहा है, और ये भी जान रहा है जो पंचतंत्र की शिक्षा की पद्धति थी, अप्रत्यक्ष शिक्षा। तो बच्चे को जताना नहीं है, बच्चे को बताना नहीं है, और बच्चा कहीं न कहीं शुगर कोटेड गोलियों के माध्यम से सीखता हुआ चला जाएगा। ये भाव है। तो मैंने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि मैं जबरदस्ती कुछ लिखूं, लेकिन मैं कितना सफल रहा ये तो सिराज भाई तय करते हैं, उनका पुत्र हुमैद तय करता है, या उनके जैसे बच्चे तय करते हैं। एक और बच्ची थी दिव्यांशी, उसने मेरी बहुत सी कविताएं ली कोरोना काल में। उड़ीसा में एक बच्ची है, वेदिका, शायद उसका नाम था, मैं भूल रहा हूँ, संबलपुर में वो बच्ची रहती है। तो उसने मेरी बहुत सारी कविताएं ली, और साफ साफ मना कर दिया कि आपकी ये कविता नहीं अच्छी है, आपकी ये कहानी अच्छी नहीं है। और जो अच्छी उन्हें लगी, वास्तव में वो अच्छी थी, क्योंकि बाल साहित्य के परीक्षक बच्चे हैं। सिराज भाई का बेटा हुमैद जब गाता है आ गौरैया, तो 3.5 लाख से ऊपर व्यूज उस कविता के हुए, वायरल हो गई वो बाल कविता। वो श्रेय वो बच्चे का है, तो मेरा श्रेय नहीं है, क्योंकि मैंने बस वो लिखा। ये जरूर है कि मैंने बच्चों के साथ में रह के लिखा। एक अपने बेटे को मैंने देखा जब वो 9 वर्ष का था, एक छोटी सी गौरैया अपनी उंगली पे बिठा लेता था। उसे बहुत मोह है अपने बच्चों से, चिड़िया के बच्चों से, पशु पक्षियों से बिठा लेता था। छोटे छोटे बच्चे आते थे उसके साथ ही आते थे, भैया भैया हमें दिखा दो, मेरे हाथ पे बिठा दो। अब वो चिड़िया बैठती थी, अब वो कहते भुजिया खाओगे, आलू की भुजिया खाओगे, और वो आलू की भुजिया खा रहे हैं। तब मैंने लिखा, लाया हूँ आलू की भुजिया, कुट 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 खा गौरैया। एक बच्चा कहता है आओ आओ तुम्हें नहलाऊं चल के, चलो फब्बारा ऑन कर दूं। तब मैंने लिखा, चल फब्बारा ऑन करूं क्या, चल फब्बारा ऑन करूं क्या, मलमल खूब नहा गौरैया, आ गौरैया आ गौरैया, गा गौरैया गा गौरैया। ये लिखा।
तो कहीं न कहीं सरफराज सक्सेना जी से मैं प्रेरणा लेते हुए ये कार्य करता हूँ, जो कहते थे कि यदि आप बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, तो आप उनके लिए लिख भी नहीं सकते। उनके साथ खेलिए और लिखिए, आरोपित भाव नहीं होना चाहिए वहाँ। जी। बहुत सुंदर सर। और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रजनीकांत शुक्ला सर भी जुड़ गए हैं, और बाल जी। हुँ। साहित्य के क्षेत्र में आपका बहुत हमारे वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद डॉक्टर अनीता सेठी वर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं और कह जी। रही हैं क्या है इस चर्चा में। अ, भारत से ही एकता कोचर रलहन जी, जो साहित्यकार भी हैं और कवित्री भी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जी, और जी, आपकी नमस्कार। भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। और इसी तरह से अ, आदरणीय विमला रस्तोगी दीदी कह रही हैं, कितनी सही बात कही नागेश जी ने, कि बाल साहित्य लिखा नहीं जाता है, कुशल बाल साहित्य की पहचान यही होती है कि बच्चों के साथ बच्चों के मन को पढ़कर लिखे। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच जी। हमारे कुछ दर्शक चाहते हैं सर कि आप दो चार अपनी बाल रचनाएं भी हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। तो यदि आप उचित समझें तो हाँ, आप अपनी बाल रचनाएं हमारे दर्शकों हाँ, 2 तो मैंने प्रस्तुत कर दी थी। 2 और प्रस्तुत कर दूँगा तो 4 हो जी। जाएँगी। एक कविता वो भी लिखी थी मैंने, वो जब मैं छोटा था। मेरे बहुत सारे नाम थे। पापा मुझे लल्ला कहते थे, मम्मी मुझे पापा मुझे लालू कहते थे, मम्मी लल्ला कहती थी। हम्म, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, हमारे अलग-अलग। साथ जी, हमारे साथ कुवैत से भी वरिष्ठ गजलकार, जी, कवियत्री और साहित्यकार संगीता चौबे जी जुड़ गई हैं। संगीता चौबे पंखुड़ी जी। और जी। बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, और नहीं, बहुत सब आदरणीय आपकी श्याम सुंदर गुणगाथा सर है। भी कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी चर्चा हो रही है। तो आप सबका भी मैं श्याम हृदय से आभार व्यक्त श्याम जी के कर साथ रही तो हूँ। कितना कितना घूमा हूँ मैं उनके साथ। बहुत पुराने मित्र हमारे हैं। कितना घूमा हूँ उनके साथ में, कितना टहला हूँ, देखिए जो है। जी एक कविता मैं और सुना देता हूँ। जी ये भी कविता ऐसे ही बन गई थी सवाल जवाब के जी। क्रम में। है कुछ नहीं, लेकिन शब्दों की उठापटक है। कहीं कहीं उच्चारण को लेकर सजगता भी है, जो विद्यालयों में होनी चाहिए। और एक चीज और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि बाल साहित्य को आगे बढ़ाना है तो विद्यालय के शिक्षकों को जोड़ लेना चाहिए। विद्यालयों में बाल पत्रिका अनिवार्य कर देनी चाहिए। अनिवार्य रहेगी बाल पत्रिका। जिस प्रकार से मानसिक विकास के लिए भोजन की बात की जाती है और आज भोजन अनिवार्य है, मिड डे मील योजना चल रही है विद्यालयों में। मुझे लगता है मिड डे मैगजीन योजना भी चलनी चाहिए। एक मैगजीन भी बच्चे इस समय पढ़ेंगे, क्योंकि उससे शारीरिक विकास होना है, इससे मानसिक विकास होना है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ इस प्रकार से बाल साहित्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक कविता मैं सुनाता हूँ, जो मैंने इन्हीं मनोभावों को लेकर लिखी थी अपने संदर्भ में ही बच्चों से बातें करते हुए, कि भूख लगी है, कब तक। यद्यपि कहते भी हैं कि बच्चों के साथ ही ये सब संभव हो पाता है। जब बच्चे उसको दोहराएंगे, बच्चे उसको गाएंगे, तो अधिक आनंद आता है। और ये मैं करता हूँ कि भूख लगी है कब तक, खाना पानी देना नानी, जब तक तब तक, जब तक तब तक, टीचर से डर कब तक, टीचर से डर कब तक, रहे अधूरा होमवर्क जी, जब तक तब तक, जब तक, कहो अंधेरा कब तक, कहो अंधेरा कब तक, हो ना जाए सुखद सवेरा, जब तक तब तक, तब तक, वीरों की जय कब तक, वीरों की जय कब तक, जब तक सूरज चांद सितारे, कब तक। और बच्चा ये जब बोलता है ना साथ में, तो बड़ा आनंद आता है। और कई बार बच्चा सोचता है कि पता नहीं कब तक चलेगी। तो उसका भी जवाब है इस कविता में कि ये सवाल जी कब तक, ये सवाल जी कब तक, दे पाए जब तक जवाब हम, और बच्चा उसके साथ आनंद आता है, बहुत आनंद आता है उसके साथ में। जी। बिल्कुल सर, और हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। और मैं तो फिर से बचपन, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बचपन में चली गई हूँ। कब तक पता नहीं तब तक। बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं वो बड़ा आनंद देते हैं। तो और अच्छा लगता है बच्चों के साथ बहुत में। सरल जी। है, तब 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 कब 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 तब 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 तब।
इसलिए बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि आपका ये कार्यक्रम भी जब तक चलता रहेगा तब तक बाल साहित्य के विकास की संभावनाएं बनी रहेंगी, निश्चित रूप से बनी रहेंगी। जी। बहुत बहुत आभार सर। और विमला रस्तोगी दीदी लिख रही हैं, मैं भी नागेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि स्कूलों में बाल पत्रिकाएं अनिवार्य होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और भी है, पहले ऐसे होता भी, पुस्तकालय होती थी हर विद्यालय में, और जी। जब हम पढ़ते थे भारत में, जब मैं रहती थी, तो हमें पुस्तकें मिलती थी पढ़ने के लिए। जी। और जी। जी। संगीता चौबे पंखुड़ी जी लिख रही हैं, कुवैत से, कहीं अंधेरा कब तक, अद्भुत कविता आपकी। तो बहुत अच्छा धन्यवाद, लग बहुत रहा बहुत है। और धन्यवाद। रंजना अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और रंजना अग्रवाल जी भी जी। पसंद कर रही हैं, सर बचपन में पहुंचा दिया। जी, 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 बड़ी तो बहुत अच्छी बहुत दीदी हैं हमारी हमें नंदलाल पता जी। लगा सर कि, जी। हाँ, मुझे मुझे पता लग रहा है कि बच्चे किस रोचकता के साथ आपका साहित्य पढ़ते होंगे, चाहे वो कविता या कहानी। इससे जुड़ा एक और प्रश्न हमारे दर्शकों का है सर। वो जानना जी। चाहते हैं कि आप केवल बाल साहित्य ही नहीं लिखते हैं, आप वयस्क जी। साहित्य भी लिखते हैं, और शोध भी जी। करते हैं, और आलोचनात्मक साहित्य भी लिखते हैं। तो ये जी। जी। सब जो है एक दूसरे से भिन्न विधाएं हैं। आप जी। इन सब में तालमेल कैसे बिठाते हैं सर? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी। मुझे परम आदरणीय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी याद आते हैं। कई बार उनके श्री चरणों में बैठने का मौका मिला। जब ट्रेनिंग कर रहा था तो उनकी ही कविता का चयन भी किया था मैंने पढ़ाने के लिए। वो कहते थे कि मानव का जो रूप है वो अखंड है। आज वो शिशु है तो कल वो बालक हो जाएगा, फिर किशोर हो जाएगा, फिर युवा हो जाएगा, फिर वृद्ध हो जाएगा, वयोवृद्ध हो जाएगा। साहित्य का भी रूप ऐसा ही होना चाहिए। हमें खेमे में बांध के स्वयं को नहीं रखना चाहिए। जब जैसे विचार आए, अगर वो किशोरों के लिए उपयुक्त हैं तो उस भाव से लिखिए, बड़ों के लिए उपयुक्त हैं तो बड़ों के लिए लिखिए। अखंड रूप में साहित्य का सृजन होना चाहिए। मैंने भी इसी भाव से बड़ों की भी एक पुस्तक लिखी थी मैंने, ये तुम्हारे लिए। बाल कविताओं का संग्रह नहीं है ये बड़ों की कविताओं का संग्रह है। बड़ों की कविताएं हैं, बड़ों के गीत हैं इसमें। और जैसे हृदय की नगरिया तुम्हारे लिए है, यहाँ तुम रहो जी निसंकोच होकर, यहाँ की सुप्यारी दुलारी तुम ही हो, बरो जो भी चाहो, करो जो भी चाहो, समझ लो कि सर्वाधिकारी तुम ही हो, नहीं कुछ कहूंगा सभी कुछ सहूंगा, ये जीवन डगरिया तुम्हारे लिए है, हृदय की नगरिया तुम्हारे लिए है। बड़े ही जतन से गढ़ी शब्द माला, अगर ठीक समझो तो गलहार कह लो, अगर ठीक समझो तो गलहार कह लो, पहन लो इसे तो अहोभाग्य होगा, किसी सिर फिरे का इसे प्यार कह लो, कदाचित कदाचित तुम्हें तृप्ति का सौख्य दे दे, कदाचित तुम्हें तृप्ति का सौख्य दे दे, सजन की नगरिया, सजन की गगरिया तुम्हारे लिए है, ये जीवन डगरिया तुम्हारे लिए है, हृदय की नगरिया तुम्हारे लिए है। तो ये लिख दिया था मैंने इस प्रकार से, क्योंकि स्वयं को नहीं रोक पाया। मैंने यही पाया है कि रचना हमें जब हम लिखें, हमें लगे कि ये कार्य हम लोककथा के माध्यम से कर सकते हैं, तो हमें लोककथा भी लिखनी चाहिए। हमें जब लगता है कि ये कार्य कहानी से नहीं हो सकता, इसके लिए उपन्यास चाहिए, तो हमें उपन्यास लेखन करना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती मैंने एक उपन्यास लिखा टेढ़ा पुल के नाम से, और बहुत ही डूब के लिखा। अरे, ये पूरा हुआ मेरे पिताजी की प्रेरणा से। बार बार पूछा करते थे, भैया वो कब आ रही किताब तुम्हारी। 1999 मैंने इसकी शुरुआत की थी, पूरा किया मैंने 2014 में। यानी कि पूरा मैंने 15 साल लगाया। बार बार लिखता था और फाड़ देता था, संतुष्टि नहीं होती थी। फिर नए विषय मिल जाते थे, नए पक्ष मिल जाते थे। और एक प्रयास किया मैंने इस उपन्यास में कि इसमें कहानी भी है, इसमें यात्रा वृत्तांत भी है, इसमें नाटक भी है, इसमें कवि सम्मेलन भी है। कई प्रयोग मैंने किए, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि इसके छपने के बाद ये ओडिया में आ गया, मराठी में आ गया, तमिल में आ रहा है, अंग्रेजी में आ गया, नेपाली में आ रहा है, बांगो फुल के नाम से अनेक भाषाओं में इसका प्रकाशन हो रहा है। तो कभी भी मैं उसमें संतुलन बनाने की बात ही यही है कि मैंने प्रयास तभी किया जब मुझे लगा कि यार मुझे समीक्षा लिखनी है, ये कार्य है, तो वो तो कार्य हम कर सकते हैं समयबद्ध भाव से। लेकिन मुझे आज हमें कहानी लिखनी है, आज हमें एकांकी लिखना है, तो मैं समझता हूँ कि ये आंतरिक प्रक्रिया नहीं है। सृजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहते भी हैं कि हृदय जिस शाब्दिक प्रवाह को रोक न सके वही कविता है। ये प्रवाह है शब्दों का। तो संस्कृत में एक कथन है, अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति, कि वहां साहित्यकार को ब्रह्मा की भांति कहा गया। तो हम उस ब्रह्मत्व को अनुभव भी तो करें। हम जब सृजन करें
तो सृजन में निष्णात होने के लिए हम उसे बलात् यानी कि बलपूर्वक कभी भी न लिखें। तालमेल बहुत आवश्यक है, समन्वय बहुत आवश्यक है, और खासकर तभी लिखें जब लिखने का मन हो। लेखन के लिए पुरस्कार मिले, ना कि पुरस्कार के लिए लेखन करें, जैसा कि आजकल हो रहा है कि हम इसलिए लिख रहे हैं, ये पुरस्कार मिल जाएगा। कितने पृष्ठ की पुस्तक होनी चाहिए, पूछते हैं कई बार लोग, इसलिए लिख रहे हैं। कौन सा पुरस्कार आने वाला है, किस विधा में मिलेगा इस बार, तो उस विधा में लिख रहे हैं। इससे नहीं होना है। पुरस्कार आपको मिल जाएगा, लेकिन पुरस्कार आपको दीर्घजीवी नहीं बना सकता। आप दीर्घजीवी तभी बनेंगे जब आपका लेखन वो आपको कालजयी बनाएगा। और वो लेखन हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उन रचनाकारों से जिन्होंने लिखा है, अद्भुत लिखा है, आज भी छपा रहता है। मुझे कन्हैयालाल मत्त याद आते हैं, जो 4 कविताएं उनकी छप गई दिमाग में। चूहे मल का देखो खेल, चले ऊंट की पकड़ नकेल। अब आप देखिए कैसा अर्थ विपर्य, कैसा असंगति अलंकार का उदाहरण। जितनी व्याख्या करिए करते चले जाएंगे, उसकी 4 पेज की व्याख्या हो जाएगी। कविता तो 4 पंक्तियों की है, लेकिन चूहे मल का देखो खेल, चले ऊंट की पकड़ नकेल, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बोला ऊंट, मुझे पिला पानी दो घूंट। ये कविता है, क्या अद्भुत कविता है आप देखिए। तो ये लेखन, ये हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उन रचनाकारों से कि जिन्होंने लिखा है। तो हम बजाय लिखने के जिन्होंने लिखा है उनको पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, उनकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ें, उनके साक्षात्कारों को पढ़ें, उन पर आलोचनाएं पढ़ें, समीक्षाएं पढ़ें। कहीं न कहीं उनका अभाव अवश्य है, लेकिन इतना अभाव नहीं है। बहुत काम हुआ है। अगर हम पीछे की ओर बढ़ेंगे, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। बहुत लिखा गया है, इतनी सारी पुस्तकें हैं, आलोचना की भी हैं, समीक्षा की भी हैं, साक्षात्कार पर केंद्रित भी हैं। और यही नहीं, पत्र पत्रिकाओं में आलेख बिखरे पड़े हैं। उधर तो हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। हम जब इतिहास लेखन करते हैं तो केवल पुस्तकों की ओर देखते हैं। हम जब इतिहास लेखन करते हैं तो केवल आमंत्रित या सहज उपलब्ध साहित्य की ओर देखते हैं। ये प्रवृत्ति हमें छोड़नी पड़ेगी। कहते भी हैं, तो कबीरदास जी ने बड़ी सी बात कही थी, मैं बकुड़ा बुरन डरा रहा किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। अगर हम किनारे बैठ के सहज उपलब्ध साहित्य इकट्ठा करेंगे, तो जैसे समुद्र के किनारे बैठते हैं तो वहां घोंगा मिलता है, सीपियां मिलती हैं, कीड़े मकोड़े मिलते हैं। शंख खोजना है, मणियां खोजनी है, रत्न खोजने हैं, तो बहुत गहरे में जाना पड़ेगा। और बहुत गहरे में जाएंगे तो कहीं न कहीं व्हेल भी मिल सकती है, कहीं न कहीं कीड़े मकोड़े भी मिल सकते हैं, सांप और बिच्छू भी मिल सकते हैं। यही चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से डरेंगे अगर तो नहीं प्राप्त कर सकते, उसे खंगालना होगा। तो कम से कम मैं तो यही प्रक्रिया अपनाता हूँ, और इसमें मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है, मेरा कोई श्रेय नहीं है। बड़ों ने जो सिखाया है, जो संदेश दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, या जो एक रचना प्रक्रिया बताई है, वो मैंने कार्य किया है। बहुत जी। सुंदर सर, सच में आपने सच में बताया कि किस तरीके से आप विभिन्न प्रकार की विभिन्न विधाओं में लिखते हैं। उसके लिए आप किस तरह से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, और आपके आसपास जो घट रहा है उसको फिर आप अपने लेखन में लाते हैं, चाहे फिर वो शोध कार्य होता है, कविता है या कहानी है। इस बीच हमारे जी, साथ शिव मोहन यादव जी भी जुड़ गए हैं, और क्या बात बहुत है, बहुत अच्छा। बेहतरीन वक्तव्य के लिए आपको साधुवाद दे रहे हैं। और बड़े ही साहित्य की संभावनाशील विभिन्न, रचनाकार हैं। जी सर। और कुवैत से आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी लिख रही हैं, जी, साहित्य की विभिन्न विधाओं में आदरणीय सर का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे साथ राजभाषा अधिकारी अतुल खरे जी भी जुड़ गए हैं, जो स्वयं भी जी, एक बहुत नमस्कार। अच्छे साहित्यकार हैं, कवि हैं, और कह रहे हैं आपकी रचनाएं सुनकर सचमुच हम बचपन में लौट गए हैं। तो इस तरीके नहीं, से अच्छा। जी, जी। बहुत अच्छा लग हुँ, रहा है। और रजनीकांत सर जी, कह रहे हैं कि बाल साहित्य के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ इंदौर से दिल्ली कॉलेज की धन्यवाद। लेक्चरर मुदिता, डॉक्टर मुदिता पचौरी जी भी जुड़ी हुई है, और आपको साधुवाद दे रही हैं। एकता धन्यवाद कोचर जी भी बहुत-बहुत। जुड़ी हुई है। डॉक्टर जी, मुदिता पचौरी जी का एक सवाल है सर आपसे, यदि जी, आप उचित जी। समझें तो। वे जानना चाहती हैं कि बच्चों में मोबाइल को हटा के किस तरह से फिर से पुस्तक पढ़ने का की ओर आकर्षित किया जाए उन्हें, या फिर से उनका ध्यान पुस्तक की ओर आकर्षित किया जाए। इस पर आप अपने विचार साझा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों ने मोबाइल को विकल्प मान लिया है, क्योंकि मोबाइल विकल्प नहीं है। अगर मोबाइल बुरा भी नहीं है, उसी मोबाइल के माध्यम से एक छोटा-सा बच्चा हुमैद, वो सारे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। हम बच्चा क्या देख रहा है, इस पर भी ध्यान रखें। हो ये रहा है कि आज के अभिभावक, हमारा बच्चा चुप हो जाएगा, इसलिए उसके मोबाइल में हाथ पकड़ा दे उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं।
और छोटे से बचपन से ही, बहुत छुटपने की अवस्था से ही उसको हम मोबाइल दे रहे हैं। वही उसकी लत बन जाती है। बाद जो हम छीनना चाहते हैं मोबाइल उससे, तो वो आक्रामक हो जाता है। मैं समझता हूँ शुरू से अगर एक पुस्तकों का कोना घर में रहे, हम मंगाएं तो पुस्तक, हम मंगाएं तो पत्रिकाएं, हम सुनाएं तो कहानियां, हम बताएं तो कविताएं उसको, हम उसके साथ साथ गाने के लिए कहें तो हम समय तो दें। और कहीं की जो बात मैं अभी आपसे कह रहा था कि विद्यालय वो सीढ़ी है, अगर अनिवार्य हो जाए वहां पर बाल पत्रिका, जैसे कि पहले एक बाल सभा हुआ करती थी विद्यालयों में, मध्य प्रदेश में आज भी जी होती है। जी पिछली बार मैं गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने पूरा स्वरूप दिया था, वहां का लिखित रूप में दिया था किस तरीके से वहां पे काम हो रहा है। ये अनिवार्य हो जाए कि हर बच्चा बोले एक कविता सुनाएगा, या पहेली बूझेगा, या छोटी सी कहानी सुनाएगा, कुछ नहीं होगा संस्मरण सुनाएगा, तो बच्चा वो घर पे जाके खोजेगा। पूछते हैं बच्चे कई बार, पर्यावरण से कविता चाहिए, शिक्षक दिवस से कविता चाहिए, माँ पर कविता चाहिए। वो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि अध्यापक ने वहां पर मांगा है उनसे। तो मैं समझता हूँ कि ये कार्य बजाय हमारे माता पिता ये कार्य कर सकते हैं, जिनको ये चिंता है मोबाइल की, वो विद्यालयों में कहें, इस बात का आह्वान करें कि विद्यालयों में अनिवार्य रूप से बाल साहित्य की भी गतिविधियां हों। और रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल के माध्यम से आज बहुत अच्छा साहित्य सहज उपलब्ध है, ई बुक के माध्यम से उपलब्ध है, पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, किलकारी आ रही है, बच्चों का देश आ रही है, देवपुत्र आ रही है। मैं एक बाल पत्रिका निकालता था, बाल प्रभात, ये सब पीडीएफ या फ्लिप बुक के रूप में उपलब्ध है। बच्चे को हम दें तो, हम उनके बारे में खंगालें तो। एक आलेख मैंने लिखा था पिछली बार, बाल साहित्य और इंटरनेट, वो मेरी पुस्तक में है। बाल साहित्य सृजन और समीक्षा पुस्तक मैंने लिखी थी। इसमें पुस्तक छोटी है, आकार में छोटी है, पृष्ठ संख्या में छोटी, आलेख बहुत ज्यादा है, लेकिन और कहीं कहीं मैं धारणा भी ये रखता हूं, क्योंकि आज के समय के अनुसार अगर देखूं तो गुलेरी जी को शायद मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्ध की ही कहानियां हैं उनकी। अगर हम मोटी मोटी किताबें लिखेंगे, अगर हम ये चाहेंगे भंडार होना चाहिए तब मान्यता देंगे, तो कार्य नहीं होना है। हमें कहीं न कहीं अभिभावकों की समझ के अनुकूल वातावरण भी देना है समीक्षात्मक रूप में। तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए भी बहुत सारे उपादान हैं। आज देखिए अनेक ब्लॉग हैं, अनेक साइट्स हैं बाल साहित्य की, जहां बहुत अच्छा साहित्य उपलब्ध है। मैंने भी अपना एक ब्लॉग बना रखा है, नागेश पांडे संजय के नाम से सर्च करेंगे अगर, तो वहां पे सारी पुस्तकें, उनकी जानकारियां, उनकी समीक्षाएं, जो शोध मेरे ऊपर हुए हैं या मैंने किए हैं, जो आलेख मैंने लिखे हैं, एक क्लिक करेंगे तो वो कहानी भी खुलेगी, उस कहानी का वीडियो भी खुलेगा, वो कविता भी खुलेगी, उसका वीडियो भी खुलेगा। ये सब लिंक करने का प्रयास मैंने किया था ब्लॉग के माध्यम से, काफी पहले बनाया था। तो उसका भी लिंक मैं इस कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि हमारे जो भी दर्शक गण हैं वो उससे लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन हाँ, ये अवश्य मैं कहूंगा कि वो इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल को लेकर चिंता नहीं की जानी चाहिए, बल्कि मोबाइल में जो विकल्प हैं, जो संभावनाएं हैं, बल्कि बच्चे खुद ब्लॉग लिख रहे हैं आजकल। मैं कई नाम याद करना चाहता हूँ। पाखी, एक छोटी सी बच्ची, आजकल शायद राजस्थान में है या गुजरात में है आजकल वो। जब वो अंडमान निकोबार में थी तब वो ब्लॉग लिखा करती थी। मैंने उसमें कविता लिखी, पाखी बिटिया के क्या कहने, पाखी बिटिया हैं दो बहनें, और वो बड़ी खुश हुई थी। तो इस प्रकार से अगर इन बच्चों की जानकारी भी मैं समझता हूँ कि इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को मिले अगर, तो वो बच्चे प्रेरित होंगे और जुड़ेंगे इन सारी चीजों से। बहुत आवश्यक है। मैंने एक पुस्तक लिखी थी बाल साहित्य के प्रतिमान के नाम से। मैंने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, यहाँ तक इसका जो अंतिम अध्याय था वो इसी विषय पर केंद्रित था, बाल साहित्य का भविष्य। और उसमें किस तरीके से हम बच्चों को जोड़ सकते हैं साहित्य से, इसकी चर्चा मैंने की थी। जी बहन जी। बहुत सुंदर सर, आपने सही बताया कि विद्यालयों में इस तरह की जो गतिविधियां होती थी, हमारे समय में भी बाल सभा होती थी, मुझे याद है। सप्ताह में जी एक दिन होती थी शनिवार को, क्योंकि उस समय शनिवार तक स्कूल हुआ करते जी थे। जी तो शनिवार जी को जी हुआ करती थी, और हमें पुस्तकें भी मिला करती थी, और उन पुस्तकों को पढ़कर हमें बताना भी होता था कि ये पुस्तक में आपने क्या पढ़ा, क्यों अच्छी लगी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अब 22 वर्ष हो गए, तो मुझे मालूम नहीं कि अभी भारत में उसी तरीके से है या नहीं है। मध्य लेकिन प्रदेश में हो रहा है। जी, जहाँ कर्नाटक में हो रहा जहाँ है, मैं रह रही मध्य हूँ, प्रदेश में हो रहा है। जी वहां पे जी जी, जी, नीदरलैंड में भी अभी तक ये पद्धति है। बिल्कुल, जब बच्चा जी क्रेश में जाता है तभी से लेके और हायर स्टडी तक ये है कि आप जी अपनी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी उच्च जी पढ़ाई हो, उसके साथ साथ आपको लाइब्रेरी से एक पुस्तक लेनी है और उसके ऊपर जी। लिखना है, चाहे 2 महीने में हाँ लिखे, जी 1 जी महीने में।
बहुत अच्छा है। ये जी, जी, बहुत। जी। और जो पुस्तकालय हैं यहाँ के स्कूल के अलावा, स्कूलों में तो पुस्तकालय आकर्षित बनने ही चाहिए, जी, ताकि और जी, नई पुस्तकें भी आनी चाहिए, प्रवासी लेखकों की भी आनी चाहिए, विदेशी लेखकों की भी आनी चाहिए, ताकि जी, विविधता बनी रहे और बच्चों का मन जी, उसमें लगा रहे हर बार नई चीज जानने के लिए कि किसने क्या लिखा है। तो बहुत अच्छी बात बताई जी, आपने सर। और जी, अब हम जानना चाहते हैं कि खैर आपने दूसरे प्रश्न का जो हमारे दर्शक जानना चाहते थे, उसका जी, जी, जवाब भी आपने मुदिता जी के प्रश्न में दे दिया कि बाल जी, साहित्य की संभावनाएं और कमियां, तो आपने उसका आंसर दे दिया है। जी, अब मैं ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि नए बाल साहित्यकारों और शोधार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बीच में हमारे जी, साथ जी, उमंग जॉली सरीन दीदी जुड़ गई हैं, बहुत बड़ी साहित्यकार नमस्कार। भी हैं, कवित्री भी हैं, जी, जी, साधुवाद जी, दे रही हैं। और आदरणीय रजनीकांत सर का तो सहयोग हमको मिल ही रहा है कि बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। जी, और इसके जी, साथ साथ हमारे साथ एकता कोचर जी जो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा है बहुत सुंदर कार्यक्रम, और आपके वक्तव्य के लिए साधुवाद नहीं, नहीं, ये दे आपके रही प्रश्नों हैं, का बहुत कमाल है। अच्छा। जी, 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 और इसके साथ साथ आदरणीय अतुल खरे सर लिख रहे हैं, पहले स्कूल में प्रत्येक सप्ताह बाल सभा का आयोजन किया जाता जी, था, जिसमें जी, बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता था। परंतु वर्तमान में ऐसे कार्यक्रम विलुप्त हो गए हैं। समाज जी, और स्कूल की उचित समाज और स्कूल ही उचित मंच प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जी, बच्चों में साहित्य पठन पाठन की रुचि में कमी आई है। बिल्कुल सही कहा जी, सर आपने, और इसको लेकर ही सर ने कुछ टिप्स बताए हैं और कुछ सुझाव मैंने भी दिए हैं कि अगर जी, कुछ चीज़ों को रुचिकर बनाया जाए। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको लौकी पसंद नहीं है खानी। मुझे भी बचपन में जी, लौकी खानी बिल्कुल पसंद नहीं थी, जी, लेकिन मेरी जी, मम्मी क्या करती थी, उसके कोफ्ते बना देती थी, पकोड़े बना देती जी, थी, जी, और वो मैं चट जी, करके जी, खा जाती थी। तो जी, इसी तरह बिल्कुल। मुझे हाँ, लगता हाँ, है हाँ, जी, जी, कि साहित्य के भी कोफ्ते बनने चाहिए। जी, जी, जी सर, तो हमारे हमारे हाँ, दर्शक आपसे बिल्कुल। जानना चाहते हैं जी, कि नए बाल जी, जी, साहित्यकारों को और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, जी। संदेश तो वो देते हैं जो बड़े होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो मैं तो खुद संदेश पाकर ही काम करने वालों में से हूँ। तो इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना के भाव से कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि नए लेखक किसी तात्कालिक प्रसिद्धि के व्यामोह में ना पड़े, किसी तात्कालिक सम्मान या पुरस्कार या चार पंक्तियों के व्यामोह में ना पड़े कि किसी ने सर्टिफिकेट हमें दे दिया तो हम वरिष्ठ साहित्यकार हो गए। नहीं, कभी नहीं। ये भी प्रयास मत करें। हमारे यहाँ एक शब्द आया है आयस्तेय, ब्रह्मचर्य आया है, आयस्तेय आया है, चोरी ना करना। अगर हम किसी के हक को मार रहे हैं, किसी को पुरस्कार मिलना था हम पा गए, किसी को सम्मान मिलना था हमने ले लिया, ये भी चोरी है एक प्रकार की। कभी इसमें ना पड़े, बल्कि लेखन को कैसे और अधिक और अधिक और अधिक मांझे, क्योंकि लेखन का पद मांझने का पथ है। और ये भी जरूरी नहीं है कि पुस्तकों की पृष्ठ संख्या बहुत ज्यादा हो आपकी, तभी वो पुस्तक पुस्तक आप लिख किसके लिए रहे हैं? बच्चों के लिए। एक शब्द था हमारे यहाँ चौपतिया, और बल्कि चौपतिया के चक्कर में बाल साहित्यकारों को भी उसी भाव से बोला जाता था, चौपतिया वाले बाल साहित्यकार। लेकिन वो चौपतिया वो बाल साहित्यकार को बच्चों तक पहुंचाती थी। आज अगर 500 पृष्ठ की पुस्तक आ रही है तो कोई अभिभावक उसे खरीद के बच्चे को नहीं देना चाहता है। यहाँ तक कि साहित्य अकादमी से भी एक बड़ा संकलन आया था, बाल कविताओं का प्रतिदिन बाल कविता संचयन। उसके बाद उसे खंड खंड में करके प्रकाशित किया गया, तब वो बिका। तो बड़ी मोटी मोटी किताबें वो लाइब्रेरी में तो जा सकती हैं, लेकिन हमें प्रयास ये भी करना चाहिए कि हम बच्चों की क्रय क्षमता के अनुसार, कहते बच्चा उपभोक्ता नहीं है, उपभोक्ता तो बड़े हैं, बच्चा तो पराश्रित है, बच्चे बड़े लाकर देंगे तब वो लेगा। लेकिन हाँ, 10-20 रुपए की पत्रिका होगी, पुस्तक होगी अगर, तो बच्चा खरीद सकता है। मैं तो खुद खरीदता था, मुझे याद है। 10 रुपए की पुस्तक मंगा ली, लंदन में समीक्षा पढ़ी, 4 लाइन की समीक्षा, और मनी ऑर्डर भेज दिया, 10 रुपए का। पुस्तक आ गई, गाड़ी देर से आई श्री प्रसाद जी की, पुस्तक आ गई सर्वेश्वर जी की, पुस्तक आ गई बच्चन जी की नीली चिड़िया। माने का एक नाम है, वो नाम मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये तभी जरूरी है जब हम, इससे मैंने एक प्रयोग किया था। देखिए, मैंने एक पुस्तक, इस प्रकार की छोटी छोटी कई किताबें मेरी आई। ये लारी लप्पा है, ये शिशुगीत संग्रह चल मेरे घोड़े है, ये चालू लालू है,
ये बंदर मामा का तरबूज है, ये जो बूझे वो चतुर्भुजान है, ये राजकमल ने छापा था, ये अपलम चपलम है। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्रयोग भी बाल साहित्यकारों को करना चाहिए, खासकर नए रचनाकारों को करना चाहिए। और साथ ही साथ जो भूमिका है, मैं तो खुद भूमिकाएं लिख देता हूँ यद्यपि, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूँ नए लेखकों से कि बजाय भूमिका बड़ों से लिखवाने के स्वयं लिखें, बच्चों को संबोधित करते हुए लिखें। एक पुस्तक ही मेरी आई थी अपलम चपलम, इसकी भूमिका में मैंने लिखा था कि यह पुस्तक हर उस बच्चे की है जिसकी उम्र, जिसका जन्म 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में पड़ता है। ये पुस्तक उसके लिए है। ये पुस्तक, और चूंकि ये छोटी सी पुस्तक है, इसको बच्चे को मुफ्त में देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गांधी पुस्तकालय ने छापा था इसको, तो कई बच्चों के पास एक किताब गई और फिर वो मेरे पास आए, अंकल जी बाय द वे मेरा भी जन्मदिन वो 22 जून को पड़ता है, वो तो इसी में आता है। मैंने ठीक बेटा तुम ले जाओ ये किताब। ट्रेन में मुझे बच्चे मिल गए, एक को किताब दी तो 4 और खड़े हो गए। उसके बाद पढ़ते पढ़ते, अंकल जी मेरा जन्मदिन 18 तारीख को पड़ता है, 18 मई को पड़ता है, इसी में आता है। तो जो है तो ये किताब मेरी हो गई, मैंने बेटे तेरी हो गई, ले जाओ। तो ये भी काम करना है बच्चे को। मैंने देखिए एक और भूमिका लिखी थी, इसमें भूमिका को उल्टा छाप दिया था और बच्चों से कहा कि इसको शीशे में देख के पढ़िए, शीशे में देख के पढ़ोगे तो सीधा दिखेगा। अब होशियार बच्चे एक्टिविटी करते हैं, बोले शीशे में देख के नहीं पढ़ेंगे, इसको तो हम ऐसे पलट लेंगे और इधर से हमें सब दिख जाएगा धूप में। तो ये संदेश नए लेखकों के लिए है कि बच्चों को हम कैसे जोड़ें, ये प्रयास करें। शोधार्थियों के लिए यह संदेश है, खूब खंगालें, खूब खंगालें, खूब खोजें, संवाद करें, और वो संवाद संकित मत रखें, वो बृहद होना चाहिए। जब बृहद होता है तब हमें जानकारी हो पाती है कि भारत देश में जो पहला शोध है, जो कि लिखा है विभिन्न ग्रंथों में 1968 में, 68 में नहीं, 1952 में हो चुका था। आशा गंगोपाध्याय कोलकाता विश्वविद्यालय से शिशु साहित्य क्रमिक विकास, ये शोध हो चुका था। भारत में पहली डिलीट बाल साहित्य पर वो उड़ीसा में हो चुकी थी। भारत देश में पहली बाल पत्रिका बाल दर्पण 1882 में आई है। उससे पहले बाल बोध वो निकल चुकी थी मराठी में। और अगर हम खंगालेंगे, संवाद करेंगे, हम संवाद ही कहाँ करते हैं, हम जब बड़क्कम करेंगे तब तो तमिल के लोगों से जानकारी हमको मिलेगी ना। मैं ओडी बिलैया दी पापा, बहुत पहले सुवर्णम भारती की कविता आती थी, विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आता था जब लोग छोटे थे, खूब गाते थे उसको, ओडी बिलैया दी पापा। कोई अर्थ नहीं पता था कि पापा माने बच्चा होता है, बिलैया माने खेला खेलो होता है। जब वहां गए, वहां संवाद हुआ, सब जाना। कर्नाटक गए, ओडिशा गए, ओडिशा में वो कहते हैं कि अभी जो है पिल्ला आएगा। मैं डर गया ना, पिल्ला आएगा, पिल्ला क्या होता है? वहां पिल्ला बच्चे को बोलते हैं, बच्चा आएगा। कर्नाटक में बोलते हैं मक्कर, वहां मक्कर परिषद है, वहां के कार्यक्रम में गया, अमेरिका की किताबें कन्नड़ में आई, बोले मक्कर आएगा, मकड़ी आएगी आपके पास में, मकड़ी आएगी। वो देखने लगा मकड़ी कौन सी आएगी। तो ये संवाद है। तो हम अन्य भाषाओं के बच्चों से भी जुड़े, अन्य भाषाओं के लेखकों से भी जुड़े, अपना साहित्य उन तक पहुंचाएं, उनका साहित्य आप तक पहुंचे, और ये चिंतन करें कि उनका विशिष्ट क्या है, उनका नया क्या है, आपका नया क्या है, सामने क्या है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर, एक बार शांति निकेतन में मेरा व्याख्यान हुआ था और वो अनुवाद पर व्याख्यान था। उसमें प्रश्न यह था कि बांग्ला बाल साहित्य का हिंदी बाल साहित्य पर प्रभाव। मैंने क्षमा मांगी थी, मैंने कहा प्रभाव तो तब होगा जब हम बांग्ला जानते होंगे। हम जबरदस्ती क्यों सिद्ध करें कि उन्होंने जो लिखा है वो हम उनसे प्रभावित है। हो सकता है कि वो संभाव हो, जैसा हम सोचते हैं वैसा कर्नाटक का व्यक्ति भी सोच सकता है, नीदरलैंड का व्यक्ति भी सोच सकता है। और एक विश्व भाषा जिसे कहा जाता है वो है तोतली भाषा, वो विश्व भाषा है, वो तो सारे विश्व में है। जो आप, वही रस हैं, वही भाव हैं, जब वही 9 रस हैं, 9 भाव हैं, तो जो आप सोच रही हैं वो हम भी सोच सकते हैं, ये संभाव है। तो शोधार्थियों से मेरा यही आग्रह है, नए से नए विषय चुनिए, सीमाओं में मत जाइए। मुझे याद आता है मैंने जब शोध का विषय चयनित किया था, बार बार पढ़ के मैंने चुना हिंदी बाल साहित्य के समीक्षा सिद्धांत। मेरे गुरुजी, पूज्य गुरुजी, अभी दिवंगत हो गए, बार बार उनकी आत्मा को नमन करता हूं। उन्होंने मुझे समझाया था, बोले बेटे समय लगेगा इसको पूरा करने में, और उस समय लोग लगे हुए थे इसलिए कि जल्दी से जल्दी पीएचडी कर लेंगे तो नेट से मुक्ति मिल जाएगी। ईश्वर की कृपा ही मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, लेकिन मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, मैंने 4 वर्ष लगाया उसको लिखने में। उन्होंने कहा था कि बेटे चाहो तो केवल हिंदी बाल कविता के सिद्धांत पे काम कर लो, केवल हिंदी बाल नाटकों पे कर लो, केवल हिंदी बाल कहानियों पे कर लो। मैंने कहा नहीं, काम करूंगा तो हिंदी बाल साहित्य के समीक्षा सिद्धांत। कहते बहुत मेहनत पड़ी मुझे, 1200-1500 पेज मैंने लिखे, फिर काटे, फिर छाटे, फिर किया, फिर वो पुस्तक रूप में जब प्रकाशन हुआ। तो ये मैं आग्रह करना चाहता हूं, अभी भी शोध की संभावनाएं बहुत सारी हैं,
शोध उस पर होना चाहिए जो वास्तव में शोध के योग्य हो। जो खुद शोध का आकांक्षी है कि मेरे ऊपर आंकड़ा बढ़ जाएगा, मेरे ऊपर 25 शोध हो जाए, 50 हो जाए, 40 हो जाए, हम निरंकार देव सेवक को याद करना क्यों नहीं चाहते? आज वो संसार में नहीं। एक समग्र मूल्यांकन होगा अगर हम उन पर शोध करेंगे। हम कामता प्रसाद गुरु पर शोध करें, हम योगेंद्र कुमार लल्ला जी पर शोध करें, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं जो आज संसार में नहीं है। समग्र शोध उन पर हो सकता है, विभिन्न विधाओं पर शोध हो सकता है, विभिन्न भाषाओं पर तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। होता था पहले। कसरनम्मा पीढ़ी थी एक मुझे मिली, ऐसे नूरनी ईश्वर विश्वनाथ भैया अय्यर जी मिले, ईश्वर कमार साहब मिले। आज याद करता हूँ खुशहाल जैदी जी मुझे मिले थे एक कार्यक्रम में, इन्होंने उर्दू में बाल साहित्य पहला शोध किया, उर्दू में बच्चों का अदब। और अभी एक खालिद भाई हैं, उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों की बाल कहानियों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। इस प्रकार के शोध होने चाहिए, और वास्तव में वो शोध होंगे अगर, तो फिर आपको डर नहीं होगा, भय नहीं होगा कि ये कॉपीड निकल आया, ये तो नकल निकल आई। वो नकल नहीं होगी, वो नया विषय होगा। अगर आप नागेश पांडे संजय, मैं खुद को लेकर कह रहा हूं, बार बार मेरे ऊपर करना चाहोगे तो वो रिपीटेशन होगा। वो काम तो जल्दी हो सकता है, लेकिन वो काम उतना मौलिक नहीं होगा, उतना प्रभावी नहीं होगा। तो कोई ऐसा आकांक्षा से प्रेरित व्यक्ति अगर हो तो उसको पहचान लीजिए, मैं तो ये कहता हूं। और बल्कि काम कीजिए, काम करना है आपको। आप पराग पर काम करिए ना, कितनी अच्छी पत्रिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान पर काम करिए, कितने अच्छे बालगीत वहां छपते थे, गीत छपते थे। धर्मयुग पर काम करिए। आज हम भ्रमित हो जाते हैं कि मेला पत्रिका थी कि बाल मेला पत्रिका थी। मेला कलकत्ता से छपी है, बाल मेला दिल्ली से आती है, उसके संपादक लल्ला जी थे, इसके संपादक प्रगल्भ जी थे। हम इन चीजों को जानेंगे तभी जब हम इन चीजों को लेकर हमारे शोधार्थी सक्रिय होंगे और चुनौती स्वीकार करेंगे। चुनौती ये है नए नए विषयों पर काम करने की चुनौती। और वो जब स्वीकार करेंगे तो वो डॉक्टरेट जो वो होगी, वो वास्तव में सम्मानजनक डॉक्टरेट होगी आपकी। आपको नहीं लगेगा मैंने कोई शॉर्टकट अपनाया है। दोनों के लिए अब मैं एक ही उत्तर देता हूं, एक ही वाक्य में, नए लेखकों के लिए भी और शोधार्थियों के लिए भी, कि लेखन का और शोध का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट मत अपनाइए, काम कीजिए, समुद्र में घुसिए, तब वो बेहतरीन काम होगा, उदाहरणीय काम होगा। बहुत सुंदर सर, जी आपने बिल्कुल सही कहा कि नई चीज़ों पे शोध होने चाहिए, और जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको फिर से वर्तमान पीढ़ी को पढ़ना चाहिए और भविष्य के लिए एक नया रास्ता खोलना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। और इस बीच हमारे साथ आनंदा पटानी दीदी अमेरिका से जुड़ गई हैं, वरिष्ठ जी साहित्यकार हैं नमस्कार। और लेखिका भी हैं, और आपके संवाद के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद भी दे रही बहुत हैं। बहुत तो बहुत हम धन्यवाद। जी कार्यक्रम लगभग अंत में आ गए हैं हम। और मैं जी क्योंकि आज शुरुआत हुई थी हमारी मजदूर दिवस से, और आज मेरा श्रम जी दिवस भी है, तो एक छोटी सी जी जी कविता मैं अपनी पढ़ना चाहूंगी, और फिर मैं जी अ, आभार व्यक्त करना स्वागत है, चाहूंगी आप सभी का। स्वागत है, स्वागत आप है, सब। स्वागत है। जी, मजदूर दिवस। मैं मजदूर हूँ साहब, रोटी और मेहनत दोनों का हिसाब रखता हूँ, फिर भी दुनिया के इस बाजार में खाली जेब लिए जनाब रहता हूँ। एक एक ईंट जोड़कर महल तुम्हारे खड़े कर जाता हूँ, पर अपने नन्हे बच्चों को एक पक्की छत न दे पाता हूँ। हम्म, मैं हम्म, मजदूर हूँ साहब, ऊंचे पदों पर नहीं बैठा करता हूँ, पर सच तो यह है दुनिया को अपने कंधों पर ढोता हूँ। धूप में जलता, बारिश में भीगता, हर मौसम से टकराता हूँ। तुम चैन की नींद सो जाते हो, मैं रातों को भी काम निभाता हूँ। हाथों वाह डाले माथे का पसीना, हाथों में छाले माथे का पसीना, फिर भी सुनाता हूँ। मैं मिट सोना गढ़ता हूँ, पर खुद मिट्टी में सो जाता हूँ। मैं जाता हूँ। मजदूर हूँ साहब, नाम भले छोटा कहलाता हूँ। मैं मजदूर हूँ साहब, नाम भले छोटा हूँ, पर मेहनत की हर धड़कन में मैं ही हिंदुस्तान बनाता हूँ। जाता हूँ। तो जी ये कवि आज हमारे सभी नहीं, बहुत अच्छा। श्रम सेवी हैं, उन जी सबकी श्रद्धांजलि कहिए या जी कुछ भी कहिए, कर थे जो उन तक पहुंच। और आज के हमारे बिल्कुल। कार्यक्रम में सर ने अपना बहुमूल्य कीमती समय हमें प्रदान नहीं किया। नहीं सर, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ सर। मैं आपका। और जी
अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। उनके मन की जो जिज्ञासाएँ थी उनको अपने जवाबों द्वारा शांत किया, कुछ नई चीज़ें हम तक बताई कि किस तरह के सुझाव हमें मिले और किस तरह शोध हमें करना चाहिए, बच्चों में पठन-पाठन की रुचि किस तरह होनी चाहिए। इतनी ढेर सारी जानकारियाँ आज हमारे पाठों तक पहुँचाने के लिए और दर्शकों तक पहुँचाने के लिए सर मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे साथ आज इस आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी उत्साहवर्धक टिप्पणियों से हमारे कार्यक्रम में हमारा उत्साह बढ़ाया और हमारे कार्यक्रम को एक सफल रूप दिया। तो अब मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए लेखक के साथ और सुनेंगे लेखक की कहानी, लेखक की जुबानी। तब तक के जुबानी। लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जी जी, शुभ रात्रि। सर आप मेरे जैसे हमारे दर्शकों को क्या बाल कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही कहूंगा, जहां से शुरुआत की थी, मेरे जैसे बाल साहित्य के मजदूर को इतना अधिक महत्व आपने दे दिया है कि आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जुड़े रहे उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जो भी जुड़ेंगे बाद में देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।